दिया जाए और 5 वर्षों के बाद उनका अध्ययन किया जाए कि कितना अच्छा उन्होंने काम किया, ताकि उनको रेगुलर प्रैक्टिस करने का प्रावधान किया जाए। क्या आप इस विषय में कुछ सोच रहे हैं? बहुत सारी स्कीमें अध्यक्ष जी कागजों में रह जाती है, नीचे लागू नहीं होती। मैं सांसदों से भी पूछना चाहता हूं, आप दिशा की मीटिंग में अध्यक्ष जी ऐसा होता है कि इतनी लंबी लिस्ट हेल्थ मंत्रालय की है, जब हम उसको लेते हैं मीटिंग को, अधिकतर स्कीम्स का हमें पता भी नहीं चल पाता कई सांसदों का। दिशा से अलग भी है, उसको अलग भी करते हैं, मैं उसको दिशा के साथ ही लेता हूं, और मैं सबसे पहले हेल्थ मंत्रालय की उसको स्कीम्स को लेता हूं। उसका एक बड़ा कारण है कि बहुत सारी स्कीमें की जानकारी नहीं मिल पाती, अवेयरनेस का अभाव है, जागरूकता नहीं है। और जो कार्ड लोगों के बने हुए हैं जिस पर उनको लाभ मिलता है, मुफ्त में इलाज होता है, आप उसका आंकड़ा मंगवा कर देखिए, मात्र 10% लोग उसका लाभ उठा पाते हैं, मात्र 10% लोग, और वो भी अच्छे राज्यों में। उस दिशा में सरकार क्या कदम उठाने वाली है ताकि वो जागरूकता अभियान और अच्छा हो? मिशन इंद्रधनुष के अंदर आपने टीकाकरण का काम शुरू किया, मैं बधाई देना चाहता हूं। 5% उसमें कवरेज ज्यादा हुई है, 2.5 करोड़ से ज्यादा उसमें बेनिफिशियरी हैं। एंड मैडम, द गवर्नमेंट हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड मैनी न्यू वैक्सीन्स into the UIP, such as the inactivated polio vaccine, Japanese encephalitis vaccine, और एक है मीजल्स रूबेला वैक्सीन। ऐसा भी बहुत सारे प्रयास हमारी ओर से, सरकार की ओर से किए गए। लेकिन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसका जमीन पे बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, वो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, जिसमें शिशु मृत्यु दर को कम करने में एक बहुत बड़ा योगदान इस स्कीम का रहा है। और मैं विभाग को इसका बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग 3200 प्राइवेट डॉक्टर्स ने भी इसमें अपने आप को रजिस्टर किया है। 11,000 से ज़्यादा सुविधाएं इसके अंतर्गत मिल पाई हैं, और 33 लाख एंटीनेटल चेकअप्स इस पर कंडक्ट किए गए हैं, और जिसके माध्यम से पहले जो 4,000 रुपया मिलता था, अब 6,000 रुपया उस गर्भवती महिला को मिलता है। इसके लिए भी सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नेशनल डायलिसिस सर्विसेज प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 2016-17 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण की गई, क्योंकि देश में करोड़ों गरीब ऐसे थे जिनको डायलिसिस की सुविधा नहीं मिल पाती थी। 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, और 1 लाख से ज्यादा पेशेंट को इसका लाभ मिला है, और 11 लाख डायलिसिस सेशन हुए हैं। इसके लिए भी मैं सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और चाहता हूं कि आगे भी इसको किया जाए। स्टंट की जो सुविधाएं थी, स्टंट के जो प्राइसेस थे, अब इस पे चर्चा पीछे विस्तार में हुई, इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकार का एक सराहनीय कदम, कि जो लाखों रुपए पहले खर्च करने पड़ते थे, आज वो ड्रग एल्यूटिंग स्टंट और बेयर मेटल स्टंट 29,600 और 7,260 रुपए केवल इतने में मिलता है, जो पहले लाख 1.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ता था। इसके लिए भी सरकार का देश की गरीब जनता की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देना चाहता हूं। मैडम, हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। हमारे ही लोकसभा की कॉमर्स कमेटी ने, जब माननीय शांता जी हमारे उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट में सारी पार्टी के सांसदों ने कहा है कि हमें डॉक्टर्स को ये कहना चाहिए कि जेनरिक ड्रग का वो रेकमेंड करें, ताकि गरीब आदमी पर महंगी दवाई खरीदने का बोझ ना पड़े। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि व्यवस्था पूरे प्रदेश में बनाई जाए, और राज्य सरकार को भी कहा जाए कि सभी डॉक्टर्स को कहा जाए कि जेनरिक ड्रग्स को ज़्यादा रिकमेंड करें, ताकि गरीब आदमी पर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ ना पड़े, कम से कम बोझ पड़े, और सस्ती दवाई उनको मिल पाए। बहुत कदम हमारी सरकार ने उठाए भी हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है, API जिसको कहते हैं, वो 60% मैडम हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारी सरकार ने इसमें एक प्रयास किया है कि ये भी अब यहीं पर बनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का अवसर मिले। बहुत सारी अनाउंसमेंट इस साल के बजट में की गई है।
टीबी को एलिमिनेट करने से लेकर एक्शन प्लान, काला अजहर, लेप्रेसी, मीजल्स जैसी बीमारियों को 2017 से 2020 के बीच में खत्म करने के लिए प्रयास, और 1.5 लाख हेल्थ सब सेंटर को भी ट्रांसफॉर्म करना है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की। एक बहुत बड़ा कदम है। और 5000 पीजी की सीट्स को मेडिकल कोर्सेज के लिए प्रति वर्ष और ज़्यादा क्रिएट करने की बात कही गई है। ये भी बड़ा कदम इस दिशा में। और आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड्स की जब बात कही गई है ताकि उससे सीनियर सिटीजन्स को भी लाभ मिल पाए, मुझे लगता है मैडम डाटा एक बहुत बड़ा रोल और टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल इसमें कर सकती है कि अगर एक व्यक्ति के आधार कार्ड के साथ उसके पूरा डाटा रखा जाए कि उसको क्या बीमारी और पूरा हेल्थ कार्ड रखा जाए, तो देश के किसी भी कोने में वो जाए तो केवल अपना आधार नंबर दे दे और उसकी पूरी जानकारी जब उसको मिल जाएगी तो ग्रामीण क्षेत्र में बैठे अगर कंप्यूटर लगा देंगे तो डिस्पेंसरी में बैठा एक व्यक्ति उसकी छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी को एम्स जैसे अस्पताल के डॉक्टर के साथ जोड़कर ई मेडिसिन से लेकर उसका लाभ उठा सकता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं ई मेडिसिन की ओर भी ध्यान दें ताकि उसका लाभ मिल सके। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ये बहुत बड़ा विषय है और मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 1-1.5 वर्ष से प्रयास कर रहे थे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी आए और लंबे इंतजार के बाद अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई है और बहुत अच्छा इसमें प्रयास किया गया है, जिसके लिए मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। और इसमें होलिस्टिक व्यू लिया गया हेल्थ सिस्टम के बारे में। द पॉलिसी विल हेल्प इन अचीविंग बेटर हेल्थ आउटकम्स बाय ensuring accessible, affordable, quality health care to all. The policy looks to increase access to care by expanding coverage to the underprivileged and underserved. जो मोदी जी ने कहा था गरीब असहाय की मेरी सरकार होगी, सबका साथ सबका विकास होगा, अंत्योदय के बारे में सरकार सोचेगी, तो सही मायने में अंत्योदय को दिमाग में रखकर और उसमें रख के उसके लक्ष्य के रखकर इस पॉलिसी को बनाया गया, हेल्थ पॉलिसी को बनाया गया। उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आपने 2.5% पैसा जीडीपी में का खर्च करने की बात 2025 तक कही है, उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। मैडम, फ्री ड्रग्स डायग्नोस्टिक एंड इमरजेंसी सर्विसेज वुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल इन पब्लिक हॉस्पिटल्स। बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जब तक ये नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की ओर जो सरकार ने फोकस किया है कि 2/3 पैसा भी वहां पर खर्च किया जाएगा, तो मुझे लगता है जब डायग्नोज सबसे पहले होना शुरू हो जाएगा, उपचार प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर होना शुरू हो जाएगा, तो उसका दबाव बड़े अस्पतालों पर भी कम पड़ेगा। इसका एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। द पॉलिसी ऑल्सो एनविसाजेस कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑन 7 प्रायोरिटी एरियाज फॉर इंप्रूविंग ओवरऑल हेल्थ। और उसमें स्वच्छ भारत अभियान, बैलेंस्ड हेल्दी डाइट्स एंड रेगुलर एक्सरसाइज, एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ टबैको, अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज, यात्री सुरक्षा जो ट्रैफिक और इसके कारण होती है, हमारी मौतें होती है रोड एक्सीडेंट्स के कारण, और निर्भया नारी, एक्शन अगेंस्ट जेंडर वायलेंस, ये भी एक बहुत बड़ा बात है, रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड इम्प्रूव सेफ्टी इन वर्क प्लेस। और हम सांसदों से ज़्यादा कौन जानता है कि कितना अगर बोझ काम का रहे तो गुस्से के कारण कितनी बीमारी होती है। इसलिए आपके स्वास्थ्य के लिए भी आपके लिए खेलों की अच्छी सुविधाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। बाहर का पोल्यूशन, आप टूर्नामेंट में नहीं आई, हमने आपको बहुत मिस किया बैडमिंटन में, लेकिन स्पीकर मैडम ने हम सब के लिए बहुत बड़ी सुविधा वहाँ पर बनाई है, उसके लिए मैं स्पीकर मैडम का धन्यवाद करता हूँ। मैडम, द आइडिया इज टू क्रिएट अ सोशल मूवमेंट फॉर हेल्थ। स्वस्थ नागरिक अभियान चलाने की हमें आवश्यकता है ताकि स्वस्थ भारत हो, सशक्त भारत हो और स्वच्छ, स्वस्थ और आरोग्य भारत के लिए सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से ये अचीव करने का प्रयास किया है। हेल्थी पीपल लिव लॉन्गर एंड मोर प्रोडक्टिव लाइव्स एंड कैन कंट्रीब्यूट मोर टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी। स्वस्थ और तंदुरुस्त अगर हम होंगे तो हमारी उतनी ही योगदान इस राष्ट्र निर्माण में होगी। एंड हेल्पिंग द नेशन सिटीजन स्टे हेल्दी विल हेल्प नेशन बी हेल्दी एंड ग्रो हेल्दी। और ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ। जब हमारे देश के 65% लोग युवा हैं तो युवाओं को तो हमें और तंदुरुस्त रखना होगा, लेकिन मैं युवाओं की भागीदारी यहाँ पर चाहूँगा माननीय मंत्री जी।
youth being the largest stakeholder, should be involved in creating more awareness about the national health policy, should be involved in leading a healthy lifestyle, should be involved in creating a new healthy and strong India. और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज के युवाओं को यहाँ पर इसके लिए जोड़ा जाए। और ये जो आपका अर्ली इंटरवेंशन, टाइमली स्क्रीनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में आपने कहा है, और पॉलिसी बड़ा क्लियरली कहती है द शिफ्ट फ्रॉम सिकनेस टू वेलनेस, आई थिंक इट indicates very clearly what the intention is, and I think that is the right intention to tackle the challenges ranging from HIV to TB, and from screening to help in managing chronic conditions such as hypertension, diabetes and common cancers. और अध्यक्ष, ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो डायबिटीज़ और कार्डियो की बीमारी, मधुमेह और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को अगर हमने कैसे रोकना है, वो केवल स्वास्थ्य केंद्रों के कारण नहीं, अच्छे लाइफस्टाइल के कारण, खेलों में भाग लेना, वातावरण प्रदूषित ना हो, साफ पानी मिले, पीने को मिले, साफ वायु मिले हमें, तो उसके लिए हमें उसकी ओर प्रयास करना है। मैडम, हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पीपीपी मॉडल को इसमें, मैं लास्ट 10 मिनट में खत्म करूं, मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन दोनों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। मैडम, हमने देखा है कि सीएसआर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कॉल दी कि देश के हर स्कूल में जहां पर हमारी बेटियां पढ़ने जाती हैं वहां पर शौचालय बने। 1 वर्ष के अंदर लाखों शौचालय बने जो 70 सालों में नहीं बन पाए थे। देश की इंडस्ट्री का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का भी इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। इससे किसको लाभ मिला है? मेरी बहनों को लाभ मिला। 5वीं कक्षा के बाद जो स्कूल जाना अधिकतर लड़कियां इसलिए छोड़ देती थी कि शौचालय की कमी होती थी। अधिकतर महिलाएं इसलिए कम खाती और पीती हैं कि खुले में शौच में न जाना पड़े, तो उनकी सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। जब शौचालय की बन गई तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी उस पर देखी गई, और साथ ही साथ मैडम जो उनमें एनीमिक कहते थे, जिसमें खून की कमी थी, आज उसमें भी कमी हुई है। तो इसका बहुत बड़ा कारण शौचालयों का बनना और सैनिटेशन की सुविधाओं का है। इसलिए हमें लगता है स्वच्छ भारत के साथ साथ स्वस्थ भारत की ओर देखना बहुत जरूरी है। ये आयुर्वेद नेचुरोपैथी के बारे में अध्यक्ष जी, ये मिनिस्टर साहब का। मैडम, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेद, मैं चाहता हूं कि इन सबके बारे में माननीय मंत्री जी बताएं कि आखिर इनको अलग अलग करके क्यों देखा जाता है। आप आयुष से लेकर आशा वर्कर से लेकर डॉक्टर तक, आप इनके लिए एक समूचा एक प्लान बनाइए कि पीएचसी में कम से कम ये सुविधा होगी, डिस्पेंसरी में ये होगी, वहां पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से एम्स या बाकी अस्पतालों के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि जो वहां पर जाए वो इंटरनेट पर ही देखकर बता दे कि बड़ा डॉक्टर अगर एम्स में बैठा है तो ग्रामीण क्षेत्र में बैठे उसको बता सके कि इसका इलाज आप ये कर दीजिए। क्या इस दिशा में सरकार डिजिटल इंडिया के माध्यम से भविष्य में कुछ करने वाली है? और जो WHO के नॉर्म्स हैं कि 23 हेल्थ वर्कर, डॉक्टर, नर्सिस और मिडवाइफ्स होनी चाहिए 10,000 की पॉपुलेशन पे, हम उसमें बहुत पीछे हैं मैडम। इस लक्ष्य की प्राप्ति हम कैसे करने वाले हैं? क्या इसके लिए कोई प्लान? पिछली सरकार ने कहा कि ग्रामीण भारत के लिए 3.5 साल का मेडिकल कोर्स चला दो, क्या उस पर कुछ हुआ? 4 साल का कोर्स चला दो, उस पर कुछ हुआ? अब नीट की बात उस दिन डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कही, मैं तो कहता हूं कि उसमें भी जुडिशरी ने इंटरफेयर कर दिया। सरकार से पहले जुडिशियल इंटरवेंशन क्यों हो? क्या हम पीछे रह जाते हैं? और जिन अस्पतालों, मैडम जो मेडिकल कॉलेजेस को सैंक्शन दी गई, हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर कई टीवी चैनल्स ने दिखाया, उसमें स्टिंग ऑपरेशन हुए कि जिनको मान्यता दे दी गई एक अडॉक कमेटी के द्वारा, जो कोर्ट के द्वारा बनाई गई, वहां पर ना फर्नीचर है, ना डॉक्टर है, ना कुछ है, और उनको मेडिकल कॉलेज चलाने की अनुमति दे दी गई। किस तरह के डॉक्टर्स वहां से बनकर निकलेंगे? क्या उनके जो रिटायर्ड जजेस की कमेटी बनाई गई, क्या उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा कि उन्होंने निर्णय क्या सोचकर ले लिया?
क्या उसमें कोई धांधली हुई, करप्शन हुई, कुछ ऐसा हुआ क्या? उसकी चर्चा कोई नहीं करेगा। क्या मीडिया भी इसमें लिखने से डरता है? क्योंकि रिटायर्ड जज की कमेटी है, इसके बारे में सोचना चाहिए। बड़े बड़े आरोप इसके ऊपर लगे हैं। अब हरिश्चंद्र के बाद है या नहीं है? सो न्यू इंडिया में अंदर नई हेल्थ पॉलिसी जो सरकार की, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। और मैं तो यही कहूंगा मैम, हाइजीन और सैनिटरी कंडीशन जो है और पर्यावरण, एनवायरनमेंट, ये बहुत बड़ी भूमिका एक स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और प्रधानमंत्री जी के इसी सोच के साथ मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, आप उनका कृपया करके आधार के साथ उसको जोड़िए। युवा पीढ़ी को भी इसमें जागरूकता अभियान में साथ में जोड़िए। और क्या हम अपने स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों को एक चेकलिस्ट दे सकते हैं जहां पर स्टूडेंट्स साफ सफाई की और अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल की जीने की अपनी जानकारियां वहां पर रख सकें। और इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, क्या हम केवल इसको सरकारों तक सीमित ना करके, जो माननीय अध्यक्ष जी आपने कहा, सांसद अपनी जिम्मेदारी अपने क्षेत्रों में लें, चुने हुए पंचायत के प्रधान से लेकर एक माँ बाप से लेकर एक डॉक्टर तक अपनी जिम्मेदारी ले, और हर भारतीय जिम्मेदारी को ले कि जो हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में नहीं कर पाए, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2030 में भारत करके दिखाएगा और बाकी दुनिया के देशों को दिखाएगा कि हम किसी से कम नहीं हैं। और इसीलिए आपने जो इतना लंबा समय इस पर बोलने के लिए दिया, मैं आपका आभार प्रकट करते हुए अंत में यही कहना चाहूंगा, जो महाराष्ट्र और देश के कई कोनों में डॉक्टरों पर हमले हुए, मैं अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूं, कृपया करके डॉक्टरों पर हमला ना करें। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइए मैडम, उनके ऊपर इतना दबाव होता है, इतना दबाव होता है कि वो 2 बजे 1 बजे खाना खाने के बजाय 4-4 बजे खाना खाने जाते हैं। भगवान के बाद डॉक्टर को दर्जा दिया जाता है और प्रधानमंत्री के बाद नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर को दर्जा दिया जाता है। तो जो आपकी जिम्मेदारी मैंने आजादी के 75 वर्ष तक सन 2022 तक लगाई है, वो 2022 तक आप अगले 5 वर्षों में देश के लिए क्या क्या और करने वाले हैं, ताकि केवल आधारभूत ढांचा ना बनाकर देना, केवल आधारभूत ढांचा ना बनाकर देना, मैडम आधारभूत ढांचा बनाकर ना देना, वहां जो आधारभूत ढांचा ही नहीं बनाकर देना, बल्कि वहां पर डॉक्टर्स और बाकी सुविधाएं। एक मैडम बात खत्म, मैं इस पे कर रहा हूं, टीबी और HIV एड्स की दवाई अगर बीच में ब्रेक लग जाए मैडम, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट उसका और प्रभाव पड़ता है। उन दवाइयों की कमी ना आए, उसके कारण बहुत बड़ी दिक्कत आती है। मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि उसमें बजट में कोई कमी ना हो। एंटीबायोटिक्स हमारे देश में मैडम हर दुकान पे ऐसे मिलती है जैसे बस कोई भी खा ले। ये जो सुपर बग्स और ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की हम बात करते हैं कि राइज ऑफ सुपर बग्स एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इस पे सरकार क्या करने वाली है? क्या नीति आपकी है? बाकी देशों में एंटीबायोटिक ऐसे नहीं दे दी जाती, यहां पर तो कोई भी चला जाए किसी को भी मिल जाता है। इस पे आप क्या रोकथाम लगाओगे ताकि शरीर कम से कम इस लायक तो ना बने कि कल के उस पे ऊपर काम ही ना करे वो? और वायलेंस टू डॉक्टर वो तो आ गया मैडम, ऑर्गन डोनेशन, अंगदान और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन के ऊपर बहुत जरूरत है। मैं अपनी ओर से अंगदान करने के लिए तैयार हूं। मैं आप सबको भी कहता हूं कि आप भी अंगदान करें ताकि हमारे जाने के बाद भी कई लोगों औरों को जीवन देने का अवसर मिले। और केवल इतना कहना चाहता हूं मैम, जो MMR में भी हम लोग 167 पर आए हैं, ये कुछ राज्यों के कारण हुआ, जो 15 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने किया है। जो बाकी राज्य पीछे रह गए, कृपया करके उनका लक्ष्य हर साल उनका डाटा लिया जाए ताकि वो कर सकें। आपने लंबा समय इस पर बोलने के लिए दिया, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं हमारी सरकार की नेशनल हेल्थ पॉलिसी का हर राज्य, हर भारतीय उसका लाभ उठाएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 का लक्ष्य हम अवश्य प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने इस विषय को लेकर चर्चा भी करवाई और सरकार को
जवाबदेह भी किया कि हमें 2030 का लक्ष्य प्राप्त करना है और उससे पहले 2022 में आज़ादी के 75 वर्ष जब होंगे, तब 75 वर्ष होने पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहीं पर सभा पटल पर जानकारी देंगे कि किस तरह से हमारी सरकार ने और राज्य की सरकारों ने मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एक उचित कदम उठाया है। आपका बहुत बहुत आभार।